नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पीएम ने किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, सपा ने कहा ये अखिलेश की देन। मेरठ में गांधी के हत्यारों गोडसे और आप्टे की मूर्तियां लगी, प्रशासन खामोश। सीबीआई ईडी अध्यादेश पर खड़गे बोले मोदी संविधान को नष्ट कर रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, प्रदूषण पर बुलाई गई इमरजेंसी बैठक। और चीन का रुतबा बढ़ा, अमेरिका को पछाड़ बना सबसे अमीर देश। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और ये खबर जुड़ी हुई है एक सौगात जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में रहने वाले लोगों के लिए दी है। जी हां, चुनाव सिर पर है और पूर्वांचल में भगवा लहर करने की पूरी कोशिश है। और इसी कोशिश के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। अब ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है। 36 महीने में बना है, जिसकी लागत थी 22,500 करोड़। और इसे ये कहा गया है कि इससे 9 जिले जोड़े जाते हैं। लखनऊ से लेके गाजीपुर के बीच में तमाम वो जिले हैं जो इस एक्सप्रेस वे के जरिए जुड़ते हैं। और काफी भव्य कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। उसके बाद एयर शो का आयोजन हुआ जिसमें सुखोई, मिराज, जैगुआर तमाम जो ये विमान थे इन्होंने अपना करतब दिखाया। और इसमें यह बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेस वे पर कुछ ऐसी सुविधाएं बनाई गई हैं जिससे कि फाइटर प्लेन्स टेक ऑफ और टचडाउन दोनों कर सकें। लेकिन अब आपको बता दें कि ये जो पूर्वांचल का इलाका है, सुल्तानपुर, अमेठी, ये वो पूरा इलाका था जो एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो कि पूर्वांचलीज को एक सौगात दे रहे हैं। इसके पहले राजीव गांधी गए थे और उन्होंने भी कई सौगातें दी थी, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BHEL, तमाम जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वहां पर उन्होंने लगाई थी। तो कांग्रेस का जो गढ़ है आज उसको बीजेपी के गढ़ में कैसे बदला जाए, उसका ब्रेकअप यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा। जो रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी जरूर है, लेकिन जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 3 बीजेपी के पास है। उसी तरह से अमेठी में 4 सीटें हैं जिसमें 3 बीजेपी के पास हैं। सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कि 4 बीजेपी की हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है कि जो पूर्वांचल का इलाका है वहां पर पूरी तरीके से भगवा लहर बन जाए। और इसी को देखते हुए ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। लेकिन इस लोकार्पण से राजनीति अछूती नहीं है। और राजनीति इसलिए क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, आज उन्होंने कहा कि ये जो क्रेडिट है ये बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये जो काम था ये अखिलेश यादव की सरकार में किया गया था। और उन्होंने ट्वीट किया कि फीता आया लखनऊ से, नई दिल्ली से कैंची आई और सपा के काम का श्रेय लेने के लिए मची है खिंचम खिंचाई। साथ में अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। उन्होंने कहा है कि सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। यानी कि अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार में किया गया काम का श्रेय बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। और योगी इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने बहुत गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है और इसमें जो निर्माण कार्य के लिए जो मानक हैं वो पूरे नहीं हैं। उन्होंने कहा उनकी सरकार आएगी तो इस पर जांच बैठाएगी और जरूरत पड़ेगी तो सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो साइकिल से एक्सप्रेसवे पर जाएंगे। और जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो फूल भी बरसाते हुए नजर आए। तो इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण जरूर हो गया, लेकिन जमकर इस पर राजनीति हुई क्योंकि कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज्यादा है। अखिलेश यादव का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी जो कुछ सर्वेस थे उसमें समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है, यानी कि कड़ी टक्कर बीजेपी को दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी भी अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में पूर्वांचली वोटरों के गले के नीचे क्या चीज उतरेगी?
विकास का कार्य, जो कि बीजेपी कह रही है कि देखिए हमने इतना सारा विकास कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि जो पहले की सरकारें थी वो जो विकास का काम करती थी वो केवल उनके घर तक सीमित था, और ये जो सरकार है ये बाहर तक निकल कर आई है और पूरे राज्य के बारे में सोच रही है। तो ये तमाम बातें हुई हैं, लेकिन इस समय जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का माहौल है वो चरम सीमा पर है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है और जाहिर सी बात है कि इस तरीके के लोकार्पण अब समय समय पर होते रहेंगे, जिसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे, योगी भी करेंगे। तो सपा जगह जगह जाकर अब इसका श्रेय लेने की कोशिश करेगी और इस तरीके का माहौल बनेगा। लेकिन ऐसे में यूपी की जनता क्या सोचती है और क्या वाकई में यूपी में जो जनता है वो बदलाव चाहती है? क्या वो बीजेपी को बदलना चाहती है और अखिलेश यादव को सामने देखना चाहती है सत्ता पर? ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी, जिसमें कि कांग्रेस और बीएसपी अभी तक दूर दूर भी कहीं नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव गठबंधन करेंगे कांग्रेस से? ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी हमारी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ, वहां से खबर आ रही है कि जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो कार्यालय था वहां पर हिंदू महासभा के जो नेता हैं नाथूराम गोडसे और उनके जो सहयोगी नारायण आप्टे की मूर्ति स्थापित की गई, क्योंकि वो आप्टे का 72वां बलिदान दिवस था। 15 नवंबर का दिन, जिस दिन नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी लगाई गई थी, तो हिंदू महासभा ने बलिदान दिवस मनाया, जिसमें कि नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे की मूर्तियां स्थापित की गई, उनकी पूजा अर्पण किया गया और उनकी सुबह शाम आरती करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं है कि गोडसे के मंदिर बने हैं, गोडसे की मूर्तियां बनाई गई। इसके पहले ग्वालियर में भी हमने देखा था। लेकिन सबसे जो हैरानी वाली बात यह है कि इस तरीके के माहौल पर जिला प्रशासन बिल्कुल चुप था, और उसका कारण ये है कि और ये बताया जा रहा है कि जो मेरठ में जिस मूर्ति की स्थापना हुई है उसका आयोजन एक्चुअली पहले 2 अक्टूबर को किया जाना था, लेकिन पुलिस की कड़ी कार्रवाई के चलते ये नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशासन क्यों चुप है? क्योंकि एक राजनीतिक माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कि सियासी ध्रुवीकरण हो सके, हिंदू मुसलमान को फिर से एक बार बांटा जा सके, और किस तरीके से जो राजनीतिक जमीन है वो नाथूराम गोडसे के आधार पर तैयार की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बीजेपी का दोगला चेहरा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी महात्मा गांधी को पूजती है और दूसरी तरफ जो उसी के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और जो उससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वो महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करती हैं। अब केंद्रीय मंत्री बीजेपी के हैं, बीजेपी के सांसद हैं जो कि नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं। तो ऐसे में बीजेपी का जो एक दोगुलापन है वो सामने नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को इससे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि बीजेपी इसे चुनाव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब गोडसे की मूर्ति लगती है या उसकी मूर्ति की स्थापना होती है, नारायण आप्टे की मूर्ति की आरतियां होती हैं, तो इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? इससे संदेश ये जाता है कि जो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण है वो बीजेपी चाहती है। और मेरठ जिले में इसको खासकर चुना गया क्योंकि वहां पर अभी 5 महीने बाद यहां पर चुनाव है, और शायद इसीलिए प्रशासन भी इसको लेकर चुप है और इसने कोई कदम नहीं उठाया। तो क्या कहेंगे इस दोगलेपन पर? फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। आइए अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं। आपने देखा था कि हाल में केंद्र सरकार की तरफ से 2 अध्यादेश लाए गए, जिसमें यह कहा गया कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जो प्रमुख हैं यानी कि डायरेक्टर्स, उनका जो कार्यकाल है उसकी अवधि 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी जाए। यानी कि हर 1 साल पर 2 साल के बाद जब उनको एक्सटेंशन मिलेगा तो हर 1 साल पर उनके कामकाज का आकलन किया जाएगा और फिर उन्हें एक्सटेंशन 5 साल तक दिया जा सकता है। अब इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टीज और दलों ने सरकार की काफी आलोचना की है कि शीतकालीन सत्र के ठीक 2 हफ्ते पहले इस तरीके के अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी। ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि सरकार ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की। अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स से ये गुहार लगाई है कि जो केंद्र का अध्यादेश है इसको रोका जाए,
कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स को एक्सटेंशन देने की बात कही गई है, खरगे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ये उल्लंघन है, संसद को इसमें बाईपास करने की कोशिश की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है। खरगे ने साथ में ये भी ट्वीट किया था कि 83 अध्यादेश पिछले 7 सालों में सरकार लेकर आई है और अब ये 2 फिर से उसमें शामिल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ऐसा लग रहा है कि संविधान से ज्यादा बड़ा है और ये हमारे लोकतंत्र की हंसी उड़ाता है। इन तमाम बातों को मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो अध्यादेश है, अब जब शीतकालीन सत्र आएगा तो इस अध्यादेश का क्या होगा? क्या अपनी संख्या बल जो ब्रूट मेजॉरिटी है उसके आधार पर क्या सरकार आश्वस्त है कि वो इसको पारित करा लेगी? कई विपक्षी पार्टीज का कहना है कि सरकार ने ऑलरेडी अपना होमवर्क कर लिया है, जो रीजनल पार्टीज हैं उनको सरकार ने अपनी तरफ मिला लिया है और शायद इसीलिए सरकार आश्वस्त है कि ये जो अध्यादेश है ये संसद में भी पारित हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि संख्या बल के आधार पर आप हो सकता है कि इस अध्यादेश को पारित करा ले, लेकिन इतिहास में बीजेपी का नाम इसी चीज के लिए जाना जाएगा कि किस तरीके से संसद की गरिमा का ख्याल बीजेपी ने नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट की बीजेपी ने अवहेलना की और साथ में संविधान की जो गरिमा है उसका ध्यान भी बीजेपी ने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि 7 साल में जो सरकार 83 अध्यादेश लेकर आ सकती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है, संविधान में इसका प्रावधान है कि आप विशेष परिस्थितियों में ही अध्यादेश का इस्तेमाल करें, लेकिन ये सरकार ऐसा लगता है कि आए दिन अध्यादेश का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करती है। क्या कहेंगे? इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर अब दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी हुई है। कल आपने देखा था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को और जो तमाम राज्य सरकारें हैं उनको फटकार लगाई थी और ये कहा था कि जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर एक इमरजेंसी बैठक यानी कि आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। तो उसी को लेकर आज जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें कि एक वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें कि चीफ सेक्रेटरीज जो तमाम अधिकारी हैं राज्य सरकारों के, पर्यावरण से जुड़े हुए जितनी भी जो संस्थान हैं और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लोग भी इसमें शामिल थे। अब ये बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में अब ये जो अगली सुनवाई है ये 17 नवंबर को होनी है और उस सुनवाई के पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये सरकारें ये बताएंगी कि इन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या इमरजेंसी मेजर्स उठाए हैं। अब दिल्ली सरकार का ये कहना है कि वो जो वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने का जो प्रावधान है वो उसके लिए तैयार है, बशर्ते कि जो बाकी राज्य हैं, जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, वो भी इस चीज के लिए मान लें। फिर इंडस्ट्रीज को बंद करने की बात कही है। स्कूल्स ऑलरेडी बंद कर दिए गए हैं 17 तारीख तक। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है और गोपाल राय जो कि पर्यावरण के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि रेड लाइट्स पर जो एक उन्होंने अभियान शुरू किया था कि रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, इस कैंपेन की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। तो ये तमाम ये जो इमरजेंसी मेजर्स हैं ये उठाए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि राज्य सरकारें चेतती क्यों नहीं है जब उन्हें पता है कि हर साल दिवाली के बाद जो एयर क्वालिटी है इतनी बुरी तरह खराब हो जाती है, तो पहले से हम इस पर रोक क्यों नहीं लगाते? पटाखे भी हैं, पराली जलाने का मामला भी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन सरकारें इस पर रोक नहीं लगा पाती। क्यों? क्योंकि प्रदूषण को कंट्रोल करना सरकारों की प्राथमिकता नहीं है। और यहां तक कि दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आप इमरजेंसी मेजर्स नहीं उठाएंगे तो आप की सरकार के खिलाफ हम ऑडिट करेंगे और ये बताएंगे कि आपने अपनी पॉपुलैरिटी स्लोगन्स के लिए कितना खर्च किया है और आप प्रदूषण में खर्च नहीं करना चाहते। तो इस तरीके की कड़ी फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही सरकारों ने ये इमरजेंसी मेजर्स उठाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मेजर्स पर्यावरण को कंट्रोल करने में काफी हो जाएंगे? क्योंकि ये थोड़े दिन का मामला होगा, उसके बाद फिर वैसे ही हालात हो जाएंगे। तो सरकारें इसको सरकारें जितनी भी सरकारें हैं उस पर लॉन्ग टर्म प्लान क्यों नहीं बनाना चाहती है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की हम बात करते हैं, लेकिन हम एक ऐसे प्लान की क्यों नहीं बात करते जो हर साल हम उसे इस समय इंप्लीमेंट कर सके? अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर हमारी चाइना को लेकर जुड़ी हुई है। अगर विश्व के आप तमाम देश देखें तो चाइना उन सबसे रिचेस्ट कंट्री बन गया है, यानी कि विश्व का सबसे अमीर देश इस समय चाइना बन गया है। मैकेंजी एंड कंपनी की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि जो विश्व की
जो वेल्थ है, संपदा है, वो पिछले 2 दशकों में वो ट्रिपल हो गई है। ट्रिपल यानी कि 3 गुना बढ़ गई है। और 10 कंट्रीज की जो बैलेंस शीट्स हैं उसको एग्जामिन किया था और उसमें यह बताया गया है कि जो पूरे विश्व का जो नेट वर्थ है वो 514 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया 2020 में, जबकि 2000 में वो केवल 156 ट्रिलियन डॉलर्स था। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में ये जो संपदा है 2020 में ये 120 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच गई, जबकि 2000 में वो केवल 7 ट्रिलियन डॉलर ही संपत्ति थी चाइना की। अब इस फिगर से क्या हुआ है कि चाइना ने अमेरिका को भी पिछाड़ दिया है और इसका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो रियल एस्टेट के जो दाम हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतें हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का जो दाम है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसके चलते चाइना विश्व का सबसे अमीर देश हो गया है। लेकिन उसके सामाजिक इम्प्लीकेशंस भी हैं क्योंकि लोग वहां पर घर नहीं खरीद पा रहे हैं और जो जीडीपी है उसको आप कैसे बढ़ाएंगे। केवल जीडीपी का जो आकलन है वो केवल रियल एस्टेट से नहीं होता है, तो बाकी जगह जहां पर इन्वेस्टमेंट होने चाहिए वहां पर चाइना नहीं कर पाया है। लेकिन केवल रियल एस्टेट के आधार पर चाइना एक सबसे विश्व का सबसे अमीर देश बन गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा था, तो भारत इस पूरी दौड़ में कहां है? शायद दूर दूर तक नहीं है और कोई रोड मैप भी भारत के पास नहीं है कि वो इस सपने को कैसे पूरा कर सकेगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका के लिए ये दुखद खबर है क्योंकि अमेरिका को चाइना ने पिछाड़ दिया है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।